So today we are going to begin fourth chapter of civics, directive principles of state policy. Okay, try to understand that chapter very carefully. So let us begin all through. Just as you have suggestion for your school administration to improve the functioning of the school, the framers of the Constitution of India prescribed certain guidelines to the future government to ensure the smooth functioning of our country. These guidelines are known as directive principles of state policy. In this chapter, we will study them in details, right? जैसे कि हमें कोई सजेशन देना होता है इम्प्रूव करने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, वैसे हमारे जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, आने वाली गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस दिए जिसके थ्रू क्या हो, अच्छे से फंक्शनिंग हो सके गवर्नमेंट की, या फिर कंट्री अच्छे से फंक्शन कर सके, राइट. सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर इन डिटेल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. When India attained independence, the biggest challenge before the framers of the Constitution of India was to ensure equality and well-being of all the citizens. They had already outlined the fundamental rights of the citizen. ओके जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे क्या हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये था कि हम कैसे इक्वलिटी इंश्योर कर सकते हैं, लोगों को इक्वल स्टेटस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट. तो उस टाइम पे जो हमारे फ्रेमर्स थे उन्होंने ये सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट किया वो तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स दिए सभी सिटीजन को, जिससे कि इक्वलिटी थोड़ी बहुत आई. So, however, those could be brought into effective only with supplementation of appropriate policy, but it was also not possible to be bind future government with certain predefined policy decisions. ठीक है, साथ साथ में ये भी था कि जो सप्लीमेंटेशन हो, अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ आए, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि गवर्नमेंट बेटर सोचे और उन्हें किसी एक गाइडलाइंस के साथ बांधा ना जाए. थस दे इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन गाइडलाइंस विच कुड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो गवर्नेंस हो सके वो बेटर हो सके, वाइल डायरेक्टिंग गवर्नमेंट थ्रू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री. और गवर्नमेंट को क्या किया जा सके, गाइडलाइंस दी जाए जिससे कि अच्छे से डेवलपमेंट प्रोसेस वो चला सके. दीज गाइडलाइंस थस केम टू बी नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. उसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. Contained in Part 4 of the Constitution of India, although these guidelines are not enforceable by law. मतलब ये जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फोर्थ पार्ट में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन्फोर्सबल करती है, लॉ के थ्रू आपको करना ही करना है. द गवर्नमेंट टू एक्सपेक्ट टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज़. गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखें. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक अच्छी स्टेट बने. इट एम्स at doing so, promoting social, economic and political justice. Social, economic और political justice मिले हर किसी को. raising the standard of life of the people by minimizing inequalities in income status, opportunities and facilities. लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े, रहने का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, और साथ साथ में उनको हर चीज़ में इक्वालिटी प्रोवाइड हो, चाहे वो इनकम हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हो. प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड में पीस रहे और साथ साथ में सिक्योरिटी प्रमोट की जाए. क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. क्लासिफिकेशन क्या क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्लासिफिकेशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. कोई क्लासिफिकेशन बना नहीं गया ऑन द बेसिस, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू. लेकिन उनके कंटेंट का अगर बेसिस किया जाए तो उसको इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड गांधीयन प्रिंसिपल में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. दे गाइड द गवर्नमेंट टू. इकोनॉमिक जस्टिस को गाइड करते हुए गवर्नमेंट को ये बताया जाता है, प्रोवाइड इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल द सिटीजन. जितने भी लोग हैं सबको इक्वल मीन्स ऑफ लिवलीहुड दिया जाए, मतलब हर एक को एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी दी जाए. इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे इक्वल वर्क हो, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन हो. मेंटेन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग मैटरनिटी रिलीफ. जब कोई वर्कर हो, जो कोई फीमेल वर्कर हो, प्रेगनेंट हो, तो उसको मैटरनिटी रिलीफ दी जाए. मेंटेन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, अच्छे से अच्छी कंडीशन में वर्क कराया जाए. प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन का. सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर का पार्टिसिपेंट्स हो, चाहे फीमेल हो. इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी के लिए होना ज़रूरी है. Now the Gandhian principle, these principles draw inspiration from the socio-economic program of Gandhi ji. Okay, these are establishment of village panchayat as local self-governing body. क्योंकि एक जो लोकल पर्सन होता है वो उस जगह की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझता है, इसलिए गांधी जी मानते थे कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ के लोकल पर्सन के हाथ में होनी चाहिए. प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ जो होते हैं उनके स्टैंडर्ड को अच्छा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि उनको वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री लगाई जाए, जिससे कि लोगों को
वर्क मिल सके, प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, हर एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए गवर्नमेंट के थ्रू, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड, इनजस्टिस, उनके अगेंस्ट कोई इनजस्टिस ना हो, इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन बढ़े और पब्लिक हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस बनाई जाए, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक इंजurious टू हेल्थ, जो भी गलत सलत चीज़ें ड्रग्स लेते हैं या फिर उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं या फिर ड्रिंक लेते हैं उल्टी सीधी, तो उनका क्या किया जाए, उसको प्रोहिबिट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, साइंटिफिक और मॉडर्न लाइंस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए एग्रीकल्चर के लिए और साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री के लिए। अदर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल टू मेक जस्टिस अवेलेबल टू ऑल, इस तरह की जस्टिस और की हर किसी को मिल सके, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट बाय सेफ गार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ द कंट्री, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, वेजिटेशन को कंट्री को, वेजिटेशन जो होती है कंट्री की उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनको डिस्ट्रक्ट होने से बचाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, हर किसी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट है उसको जुडिशरी से अलग रखा जाए, वरना गवर्नमेंट अपने आपको जुडिशरी से बचाती रहेगी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जो इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट किया जाए, जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैव इम्प्लीमेंटेड वेरियस प्रोग्राम्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे रहे, राइट टू एजुकेशन जैसे हो गया, हर किसी बच्चे को 14 ईयर्स तक के हर किसी बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओके। 6 से 14, 73rd एंड 74th द एक्ट हैव प्रोवाइड द सेटिंग अप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd और 74th पार्ट है वो ये कहता है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होनी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड कराई गई। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट ना हो उसके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। Although the government has introduced various programs and streams to give effect to the a lot of yet to be achieved. गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया लेकिन अभी भी करने के लिए काफ़ी कुछ है। Thus, a conscious citizen, we should endure not to let the government overlook the directive of the Constitution of India to and ensure the welfare of the people. As a citizen हमें ये देखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना करे, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखे, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को यूज़ करके ही पॉलिसी बनाए। Directive principles and fundamental right, both directive principles and fundamental right are aimed at ensuring welfare of the country, दोनों ही चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं जिससे कि कंट्री का वेलफेयर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, whereas the fundamental rights direct the government to restrain from doing certain things। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को सर्टेन थिंग्स करनी चाहिए, जबकि डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि उसको किस किस चीज़ से बचना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज, वेयर द फंडामेंटल राइट्स फोकस ऑन द एंटाइटलमेंट ऑफ द सिटीजन एज इंडिविजुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरी एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, जबकि जो फंडामेंटल राइट है एक सिंगल पर्सन के लिए वर्क करता है, कोई भी एक इंडिविजुअल हो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई भी लॉ इन्फोर्स नहीं करता कि आपको करना ही करना है, बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स किया जाता है कि वो आपको करना ही करना है, राइट। Okay children, this is it. Thank you very much. The chapter is ended. We'll start the question answers tomorrow.